नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। आज का विषय है, क्या तेलंगाना में खिलेगा कमल। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी बीजेपी अपना परचम लहराने की रणनीति बनाने में जुट गई है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना पर अब उसकी नजर टिकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दक्षिण भारत में कमल खिला पाएगी बीजेपी। आपको यहां बताना चाहेंगे कि 18 साल बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का बीजेपी ने फैसला लिया। यहां यह भी बताना चाहेंगे कि हैदराबाद में ही आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर वाली बीजेपी ने आम चुनाव में जाने का ऐलान किया था। हालांकि उनका इंडिया शाइनिंग फेल रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उत्तर भारत से यूपीए को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया और वहां से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सरकार को मजबूत करने में बीजेपी जुट गई। हालांकि अभी तक बीजेपी दक्षिण भारत में कुछ खास कमाल नहीं कर सके हैं। सिर्फ कर्नाटक एक अपवाद है, जहां बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने 2008 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। ऐसे में क्या तेलंगाना में खुद को मजबूत कर पाएगी बीजेपी। शनिवार से शुरू हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक ने शहर का रंग बदल दिया है। मोदी ने सत्ता बदलाव की बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं। जब तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनेगी तब यहां और तेजी से काम होगा। हमें तेलंगाना के विकास की गति को और तेज करना है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बार हमारी सरकार गिरा कर देखिए, मैं मोदी सरकार गिरा दूंगा। जाहिर है कि केसीआर को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। वहीं विकास भी बड़ा मुद्दा बनेगा। क्या तेलंगाना बनना सार्थक रहा, यह भी सवाल है। वहीं भाषा को भी, सियासत भाषा की भी गरमा सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बाकी राज्य के वोटरों पर भी पार्टी का रंग चढ़ पाएगा। राजनीति के विशेषज्ञों की माने तो तेलंगाना की सत्ताधारी टीआरएस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 300 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री और पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है। सवाल यही है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी साख मजबूत कर पाएगी। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। पूजा व्यास टीआरएस से हैं, गोविंद राठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय अरोड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और साथ ही अरविंद विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पूरा राजनीतिक का विश्लेषक इनके हाथ में रहेगा, ये विश्लेषण करेंगे और हम इनसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, शुरुआत चूंकि हम आपसे ही करना चाहेंगे। जिस तरह की सियासत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात कही गई कि यहाँ से एक शुरुआत है और धार देनी शुरू। 119 लगभग पदाधिकारी, नेता, सब लोग जिनकी काउंटिंग की जा रही है वो वहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विधानसभाओं पर एक एक नेता सेट किया गया है। क्या लगता है कि पलड़ा अभी किसका भारी लग रहा है या होगा, किस तरह की स्थिति? देखिए, हाँ, पलड़ा तो वहाँ की राजनीति में अगर देखा जाए स्थानीय स्तर पर, तो जिसका शासन है केसीआर है, उनकी मजबूत स्थिति है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के पेच वहाँ कसने शुरू किए हैं, और जैसा कि वहाँ कई संबोधनों में अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने उस चीज को कहा कि हमको यहाँ की जनता का जन समर्थन 19 के चुनाव और फिर भी स्थानीय निकाय और आने वाले समय में हमको मिलता हुआ दिख रहा है। तो उसको करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को सबसे बड़ी जरूरत होती है अपने संगठन को दुरुस्त करना और विशेष ध्यान देना और स्थानीय जो समस्याओं से लेकर के राष्ट्रीय समस्याओं के बीच के सेतु को बनाना। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन कार्य समिति की बैठक वहाँ हो रही है, उसका मूल मकसद भी यही था कि वहाँ की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। और ये विश्वास, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है प्रधानमंत्री ने कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत जो है यहाँ पर है। तो अगर इस बात को, ये जो वन लाइनर सेंटेंस है प्रधानमंत्री का डेवलपमेंट को लेकर के, अगर इस बात को भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता वहां पर है, नेता है, इसका प्रस्तुतिकरण वो आम जनता के बीच कर ले गए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि ओवरऑल भारत का नागरिक किसी भी क्षेत्र में रहता हो,
किसी भी प्रांत में रहता हो, डेवलपमेंट जो है लेकिन उसके लिए एक बात बहुत जो है जरूरी चीज होती है। अरविंद जी, एक बात बड़ी विचित्र कही है केसीआर के चंद्रशेखर राव ने कि अगर मेरी सरकार गिराई तो हम केंद्र सरकार गिरा देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें खतरे के संकेत मिल रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि केंद्र सरकार गिरा देंगे अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, अब केसीआर जी का ये कहना तो इसको कुछ आंकड़े समझने पड़ेंगे कि कैसे गिरा देंगे। एक तो होता है कि जनता की अदालत में जाकर के वो बात कहेंगे पूरे देश में कि हमारे साथ अन्याय किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन यहाँ मुझे लगता है सरकार गिराने की बात नहीं हो रही कि जो चुनाव आने वाला है, अगला चुनाव आने वाला है, उसमें जनता का विश्वास अर्जन करने की, जनमत हासिल करने की दिशा में भाजपा बात कर रही है। और बीच में सरकार गिराने पर अगर जो संविधान में व्यवस्था है कि 2/3 मेजॉरिटी में किसी पार्टी के विधायक तोड़ के बना सकते हैं, अगर वैसा भी होता है तो कोई अब उसका बहुत गलत असर राजनीति पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। हाँ, जनता के बीच अगर जाने की पूरे देश में केसीआर भी बात कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भी पूरे अपने राष्ट्रीय परिवेश में अपनी बात रखनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल दो सीट केवल लोकसभा में होती थी 84 के समय में भारतीय जनता पार्टी की, आज वो फुल मेजॉरिटी में 2 बातें हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को जो क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्यरत है, उनके अपने विचारधारा को राष्ट्रीय फलक पर लाना चाहिए। हमारा लोकतंत्र इससे स्वस्थ और समृद्ध होगा, मतदाताओं को भी बेहतर अवसर मिलेगा, चुनाव के लिए उनको अलग अलग पार्टियां मिलेंगी। ठीक, पूजा व्यास जुड़ी हैं टीआरएस से, उनसे हम समझ लेते हैं कि इस बयान के मायने क्या है। क्या इतना सक्षम नजर आ रही है टीआरएस की केंद्र सरकार को गिराने तक की बात अगर के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। पूजा व्यास जी, क्या डर सता रहा है टीआरएस को कि कहीं ना कहीं ऐसा उलटफेर भी हो सकता है कि आपकी सरकार गिराई जा सकती है? इस तरह का भय तो तभी व्याप्त होता है जब ये लगता है कि कुछ काम नहीं किए होंगे, या आपके दल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे कमजोर हैं जो दूसरे धड़े में जा सकते हैं। भरोसा नहीं अपने नेताओं पर। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। केसीआर गवर्नमेंट किसी सेंटिमेंट या कम्युनलिज्म पे काम नहीं करती है। अपने दम पे जनता की सेवा करके, काम करके अपना नाम बनाया है, तो उसी के दम पे हम जीतेंगे डेफिनेटली। कोई हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें कोई पब्लिक का सेंटिमेंट यूज करके काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपके पूर्व मंत्री राजेंद्र, उनसे हाथ धोना पड़ा, तो ऐसे ऐसे करके कुछ और लोग भी जा सकते हैं। देखिए, ये उनका निजी डिसीजन था, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट सभी को पता है कि उसका पीछे रीजन क्या था, किस वजह से उनको जाना पड़ा। मुझे बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो कहाँ कमजोर नजर आ रहे हैं? क्योंकि जितना भी पैसा लगता है कि पोस्टर वार में लगा दिया गया है, इस तरह के पोस्टर वार देखने को मिल रहे हैं कि जितने पोस्टर वार उधर से लगे हैं उतने ही पोस्टर वार इधर से लगे हुए हैं। तो पोस्टर वार का ये दौर जारी है। विश्वगुरु नरेंद्र मोदी ने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमपी, सीएम एक आदमी के लिए आके मंच पे आके बात कर रहे हैं, तो डर किसको है? आप देखिए ना। नहीं तो इतना पैसा, तो अगर आपको अपने कामों पर भरोसा था तो फिर इस काम के जरिए ही तो जनता के बीच में छवि बनी होनी थी। ये तो जनता तय करेगी इतने वर्षों में अगर तेलंगाना जब से बना है उसको क्या मिला है जी। ये तो जनता तेलंगाना की तय करेगी कि उसको इतने समय में क्या मिला है। फिर आपको घबराने की क्या आवश्यकता है? इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ गई। देखिए, जनता ही तय करेगी। बट मोदी जी से हमारे कुछ सवाल थे जिस वजह से हमने वो किया है, और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया उस चीज का, तो आप उन्हें पूछिए। चलिए, सालू डोरा सेलावू डोरा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपको जितना करना था कर चुके, अब आप जाएं। ये संकेत दिया। अब टीआरएस ने दूसरी तरफ से पलटवार किया कि सालू मोदी संपाकू मोदी, यानी अब बहुत हो गया मोदी, हमें और न मारो। इस तरह के शब्द बाण और वाक्यों के जो वार पलटवार है वो भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन हम कांग्रेस के पास, अजय अरोड़ा जी आपके पास आना चाहेंगे। हर तरफ से कहीं ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी देती हुई आ रही है। यहाँ पर भी एक एक करके आपके 2-3 नेता दूसरे खेमे में चले गए। आप अपनी पार्टी को कहीं मजबूती नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं में एक निराशा बनती जा रही है। यहाँ तक कि आप कई जगह ऐसे भी मौके आए जब लोग आपसे गठबंधन तक नहीं करना चाहते हैं। रविंदर जी, जहाँ तक मौकों की बात है, गठबंधन की बात है, 7 साल से
ज्यादा समय देश की सेवा की कांग्रेस की। और जितना अनुभव ज्ञान हमारे पास है वो किसी और अन्य दल में नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी है। और आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जिस प्रकार से आजकल हमारा संगठन कमजोर है या हम राज्यों में कमजोर हैं या हमारे नेतृत्व में दिक्कत आ रही है, तो जहाज जब डूबता है तभी लोग भागते हैं। बिल्कुल रविंदर जी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हम दोबारा से कांग्रेस को खड़ा करेंगे, पहले वाली कांग्रेस जो 60 साल पहले जिन्होंने सेवा की, सबको चलना सिखाया। रविंदर जी, हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भारतीय जनता पार्टी भी पहले 2 सीटों पे थी। ये समय का चक्र है रविंदर जी, ये चक्र चलता है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, फिर सवेरा होगा। अच्छा, आपका प्रश्न ये भी होना चाहिए सवेरा कब होगा? सवेरा बहुत जल्दी होगा। नहीं तो अंधेरा किस चीज का, कांग्रेस में अंधेरा है या देश की बात कर रहे हैं? मैं देश की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और देश। कांग्रेस और तो देश में पूर्ण बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में, तो कहाँ अंधेरा कहाँ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हम अपनी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैंने पहले ही इसीलिए पूछा कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस और देश, मैं दोनों को एक मानता हूँ। कांग्रेस है तो देश है तो कांग्रेस है। ये आज समय ठीक है, उतार चढ़ाव। ये तो आपने पिछले दौर की बात कर दी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इस तरह की बातें, इस तरह की बातों से थोड़ी ना वोट हासिल किया जा सकता। लेकिन हमने पुराना समय भी देखा रविंदर जी। एक बार कांग्रेस का एक समय पहले भी ऐसा आया था, इमरजेंसी के बाद में हमने रिवाइव किया। तो जो समय हमारा चल रहा है, ये रिवाइवल हम कर रहे हैं और हम रिवाइवल की दिशा में हैं। बिल्कुल हम ठीक से मजबूत करेंगे रविंदर जी। जो आपने प्रश्न की, एक एक प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता से, बड़ी अनुशासन से, बड़े कॉन्फिडेंस से मैं दे रहा हूँ कि दोबारा से रिवाइवल हो। चलिए, गोविंद राठी जी, कौन सी जादू की छड़ी है जो आपको लग रहा कि तेलंगाना पर आप कब्जा जमा लेंगे या तेलंगाना की जनता के दिल में उतर जाएंगे? क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं टीआरएस की तरफ से? सुनिए, अभी एक बात कही गई थी कि एक आदमी के लिए इतने मंत्रीगण वो आ रहे हैं यहाँ पर तेलंगाना में। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो पूरे कमेटी मेंबर्स ही आते हैं, कोई एक आदमी के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आपको कौन सी जादुई छड़ी मिल गई? क्या आपको लग रहा है कि अब उत्तर भारत तो विजय हो गया, अब दक्षिण भारत पर विजय की तरफ आप निकल पड़े? क्या नजर आ रहा है तेलंगाना में, कहाँ टीआरएस के जरिए खामियां बची जो आप सत्ता हासिल कर लेंगे? टीआरएस में खामियां यही है कि उनके अंदरूनी में जो डर है, एक प्रकार का डर है उनको। और चंद्रशेखर राव साहब के सामने कुछ बात ही नहीं करते हैं वो लोग। और जिस तरह से बॉम्बे के क्या हालत हुआ था महाराष्ट्र में, आपको पता ही है कि शिंदे ग्रुप को 2 साल तक वो मिल नहीं रहे थे, उसी प्रकार तेलंगाना में भी यही हालत है। और हमारे चंद्रशेखर राव साहब न मिलते हैं और न तो सेक्रेटरीट में जाते हैं। तो कल भी ऐसी बात हुई थी कि कोई बोल दिया कि उनको सेक्रेटरीट में। तो महाराष्ट्र में तो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया, तो यहाँ भी ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी है या कुछ और? कोई ऑपरेशन लोटस चलाने की कोई तैयारी नहीं है, न कोई चलाता है। ये तो पब्लिक है जो उनको लेके आती है। और जो विधायक है वहाँ पर महाराष्ट्र में भी वो इससे डर, वो खफा थे अपने उद्धव ठाकरे जी से। और यहाँ पे भी वही हालत है। आपको देखेंगे तो एक पर डे के 2 जो देता ना, आई सोल्ड ऑन क्रेडिट, आई सोल्ड ऑन कैश, तो उसी प्रकार आप महाराष्ट्र और तेलंगाना को भी वही पर डे पे देखिए। यहाँ पर भी वही हालत है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मंत्रीगण भी उसको मिल नहीं सकते और एमएलए तो बात ही छोड़ दो। और अभी यहाँ पर हाल ही में म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे, म्युनिसिपल इलेक्शन में भी 43-44 अपने कॉर्पोरेट आए थे और उसमें भी क्या हुआ यहाँ पर। ठीक, अरविंद विद्रोह जी आपके पास आना चाहेंगे। स्थिति करो या मरो की किसके सामने है? दोनों दल वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ करने की फेर में है। दोनों को करना पड़ेगा। और ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की सियासी पिच पर वंशानुगत राजनीति के मामले को प्रमुखता से उठाते हुए आगे आएगी। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हुई है, लेकिन उसकी डिलीवरी कितनी और कैसे कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ता, ये भी देखना बाकी रहेगा। ये एक बात हुई कि केसीआर जो है एक किसी ज्योतिषी के या किसी तांत्रिक के कहने पर
जो है विधानमंडल वहां पर कार्यालय नहीं जाते हैं, ये भी प्रमुखता से आई है। अब इसकी डिलीवरी कैसे करेंगे, क्योंकि इतना तो हो चुका है कि तेलंगाना में अब जो एक डेवलपमेंट की केवल बात होती है, केवल उतने पर भारतीय जनता पार्टी केसीआर को नहीं घेर पाएगी, समग्र और सुनियोजित विकास की तरफ जाएगी। एक देखिए डेवलपमेंट के भी कई फेस होते हैं, तो केसीआर को केवल डेवलपमेंट के इशू पर भाजपा नहीं घेर पाएगी, उसमें वो कहेगी कि जो मुद्दों को लेकर के राज्य का गठन बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने किया था, वो वादे पूरे नहीं हुए, वंशानुगत राजनीति। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दो ऐसे खास मुद्दे जिस पर घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी भारतीय जनता पार्टी को टीआरएस के जरिए। एक तो किसानों को मुआवजा, जिनकी डेथ हुई थी दिल्ली में, उनकी बात करें, और गलवान घाटी में जो शहीद लोग हुए थे उनको भी मुआवजा देने की बात कही थी। जी तो हाँ, ये बिल्कुल। ये देखिए कर्नाटक में ये कर चुके हैं। कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों को जोड़ करके, किसानों को मुद्दे को जोड़ करके अपने स्थानीय नेताओं के बदौलत जो है सत्ता हासिल कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत इस रूप में आ रही है, और ये ताकत शुरू हुई है प्रमुख रूप से जब वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय से उन्होंने संगठन पर और निचले कार्यकर्ताओं पर बहुत जोर दिया और उन कार्यक्रमों को बनाया, और लोगों को, विभिन्न राजनीतिक दलों को, लोगों को अपने दल में शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अरविंद जी, एक बड़ा सवाल यह है कि विकास के मुद्दे अगर हम पीछे पलट कर देखें, वर्तमान समय की जो राजनीति वो बहुत पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति ज्यादा हावी। अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जो है टॉप 5 सीएम में गिने गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी सरकार से नाराजगी रही, जोड़ तोड़ की राजनीति वहां शुरू हो गई। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? तो विकास की बात तो पीछे छूट जाती है। मैं वही कह रहा था कि अमित शाह जी के समय में शुरू हो गया कि किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ले आएंगे। और महाराष्ट्र का जो आपने जिक्र किया वो मामला थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे, बाला साहब ठाकरे बहुत कई बार कह चुके कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और एनसीपी में शरद पवार जी से उनकी निजी दोस्ती थी, लेकिन शरद पवार को उन्होंने कभी भी राजनीतिक रूप से सपोर्ट नहीं किया, न सपोर्ट लिया। तो ये उद्धव ठाकरे की एक मुख्यमंत्री वो 2.5 साल रह गए, लेकिन विचारधारा के आधार पर उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये अब देखना और समझना उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वो आगे संभाल पाते हैं। जी ठीक है। पूजा व्यास जी, राजनीति एक अलग मुद्दा हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री को रिसीव करने तक नहीं पहुंचते, क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रीनिवास यादव सर गए थे जी, तो रूल के हिसाब से एक प्रतिनिधि रिसीव कर सकता है, जो हुआ है। नहीं कि एक संदेश भी देने की कोशिश की गई, या नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की गई, या कमजोर बताने की कोशिश की गई, राजनीतिक संदेश कोई कमिटमेंट किया था, उनको भी हमें रिसीव करना था, तो हम उसमें व्यस्त थे। बाकी रूल्स के हिसाब से एक प्रतिनिधि जाना चाहिए, जो कि गए थे। तो किन किन चीजों का डर टीआरएस को सता रहा है? जिस तरह से टीआरएस को डर नहीं है, जिस तरह से केसी राव के बेटे केटीआर ने एक ट्वीट किया है, उसमें मोदी जी का स्वागत करते हुए लिख रहे हैं कि आओ देखो सीखो, तो क्या सिखाना चाह रहे हैं वो? आज देखिए हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट 3rd फास्टेस्ट डेवलपिंग अर्बनाइज्ड स्टेट है। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रॉन। तो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ऐसे तो मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इतने अनुभवी नहीं है जो डेवलपमेंट की बात करें, वो तो हमेशा डेवलपमेंट की, उनको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जितना डेवलपमेंट पिछले 8 साल में तेलंगाना स्टेट में हुआ है, दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे भाजपा है, कहाँ है बताइए आप डेवलपमेंट? तो उस हिसाब से तो तेलंगाना को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आ जाना चाहिए और केंद्र में सरकार बना लेनी चाहिए। हम हमारा घर संभालेंगे और धीरे धीरे डेफिनेटली हमारे पैर फैलाएंगे। चलिए, ये एक बड़ा। गोविंद राठी जी, केसीआर जी के बेटे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने उतना विकास नहीं किया, या प्रधानमंत्री जी ने उतना विकास नहीं किया, इसलिए आप आइए तेलंगाना, देखिए और सीखिए। देखिए, सवाल आपके विकास पर है, तो ऐसे में आप अगर कहेंगे कि हम तेलंगाना जीत लें, कैसे? कहाँ प्रधानमंत्री जी, कहाँ केटीआर साहब? प्रधानमंत्री का अनुभव के सामने केटीआर साहब। यहाँ सवाल प्रधानमंत्री जी और केसीआर साहब का नहीं है, यहाँ सवाल विकास की राजनीति का है कि जितना विकास उन्होंने किया है वो जरा दिखाएं। आपने देखा होगा, कल आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी होगी
किस तरह से उन्होंने रोड, रेलवे और जो आउटर रिंग रोड है और आज काफी यहाँ पर किया है। और ये कब क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने किया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया ना। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं जाते हैं, डेवलपमेंट पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और जो कम्युनल सवाल तो कई खड़े हुए, जीडीपी की बात आई, नोटबंदी के बाद की स्थिति की बात आई, आर्थिक स्थिति क्या है, बेरोजगारी की बात आई, तो उस पर कोई जवाबदेही बनती नहीं किसी की। वो कह रहे हैं कोई जवाब बड़े मुद्दों पर देते ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं देते हैं, बरोबर देते हैं। सिर्फ जीडीपी का तो सवाल जो ऊपर नीचे होता है वो तो होता ही है, वैसा कुछ बात नहीं है, और वो ठीक भी हो जाएंगे। और रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। क्योंकि मोदी जी ने अभी जो ये काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में, तेलंगाना में ऐसी कोई बात नहीं। अजय अरोड़ा जी, आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके सामने सबसे विकट स्थिति है। टीआरएस तो जा रही है और अपने विकास का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी नीतियां, अपना डेवलपमेंट किया और बाकी राज्यों की स्थिति बताएगी हमने कहां कहां क्या कर दिया। आप क्या करेंगे? आप ना तो विकास गिना पाएंगे, ना आप दलों के लोगों को साथ रख पा रहे हैं। क्या क्या बातें लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? बिल्कुल, हम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है, शासन है, उसको लेकर जाएंगे। हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई कितनी बढ़ी है, जीडीपी की दर क्या है, रुपए की वैल्यू कितनी है, डॉलर कितने का है। वो तो टीआरएस बता ही रही है, आपकी मजबूती कैसे होगी? हम भी देश के प्रति लेके जाएंगे। किस प्रकार प्रधानमंत्री ने जब रात को बैठे हुए अचानक नोटबंदी नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी पे या प्रधानमंत्री पे आरोप लगाकर अपनी पार्टी को कैसे मजबूत कर लेंगे? नहीं, हम उनके तो अपनी मजबूती का तो कारण बताइए ना। देखिए, हमें सिर्फ पार्टी हमारी मजबूत है, सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग है, हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती रविंदर जी। हम इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी करनी है, हमने तो इनके पत्ते खोलने हैं कि जो ये प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, लोगों को बताना है। और आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस की रणनीति ये देश के साथ है और हम समुदाय को जोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के समुदाय को तोड़ती है, हिंदू मुसलमान करती है, अमीर गरीब करती है। और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट साथियों की ये मदद करती है, कोरोना काल में जैसा फेलियर रहा भारत का, हमने गंगा किनारे लाशें बैठी देखी हैं। दूसरी वेव के अंदर जब बाकी देशों में कोरोना फैला तो यहाँ कितनी ठीक है, कमियां गिनाएंगे हम, आप कमियां गिनाएंगे, ये बताएंगे कि क्या क्या कमियां भारतीय जनता पार्टी की रही, लेकिन आप खुद को कैसे मजबूत करेंगे इस पर थोड़ा अभी भी आप जवाब नहीं दे पाए, बचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, लेकिन समझना ये होगा कि ऑपरेशन लोटस की बात की जाती है, क्या ऑपरेशन तेलंगाना होगा या फिर पूरी तरह से जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज को टटोलकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की तरफ अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगी? क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक एक एक्सेप्शनल केस रहा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे, क्या तेलंगाना में कमल खिल पाएगा? सबकी नज़र इस पर बनी रहेगी। आपने सभी वक्ताओं को सुना, आगे भी बड़े मुद्दों को लेकर हम मुद्दा में शामिल होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।